स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आप देख रहे हैं यूपी लाइव। आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जब गोरखा रेजिमेंट के इस युद्ध स्मारक को एक भव्य स्वरूप और एक म्यूजियम के रूप में स्थापित, एक नया म्यूजियम भी यहां पे स्थापित करने की बात आई, उन्होंने सहजता के साथ अपना समय दिया और आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। मेरा यह मानना है, कोई भी जाति हो, कोई भी कौम हो, उसका इतिहास तब तक अधूरा है जब तक वह अपने शौर्य और पराक्रम को सम्मान नहीं देता है, अपने गौरव को सम्मान नहीं देता है। अपने गौरव को सम्मान देकर के कोई जाति आगे बढ़ सकती है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गौरवशाली विरासत की नींव को आगे बढ़ा सकती है। और यह कार्य आज यहां गोरखपुर के जीआईडी में जो पुराना स्मारक था, 100 साल पुराना है। 100 साल पुराने स्मारक में एक बार पुनः उसको और आज के अनुरूप हम भव्य स्वरूप दे सके, एक म्यूजियम बना सके। जब गोरखा रेजिमेंट आई होगी, उस समय के यूनिफॉर्म और उस समय के स्लेक हथियार, अस्त्र शस्त्र क्या रहे होंगे, और आज की यूनिफॉर्म, समय समय पर कौन कौन सी यूनिफॉर्म आई, कौन कौन से शस्त्र अस्त्र आए, युद्ध की कला में क्या परिवर्तन हुआ, ये वर्तमान पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होगी। इन सबको समझने के लिए यहां पर इस पूरे म्यूजियम में, इस स्मारक में, एक तरफ वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भाव और दूसरी तरफ म्यूजियम के माध्यम से युद्ध की कला के साथ साथ युद्ध के अस्त्र शस्त्र, युद्ध के यूनिफॉर्म, सैनिकों के यूनिफॉर्म में आए हुए परिवर्तन और इन सब को आगे बढ़ाने की भी एक नया कार्य इस स्मारक के माध्यम से और इस म्यूजियम के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात को आगे बढ़ाया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, सिविल पुलिस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश ही नहीं दुनिया के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस बल है। लगभग 4.5 लाख पुलिस कार्मिक हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसमें से कुछ पीएससी की कंपनियों को राजनीतिक दुराग्रह की तरह समाप्त कर दिया गया था। हम लोगों ने आने के बाद फिर से उन्हें पुनर्गठित किया और आज हर पीएससी की बहानी में, हर पुलिस लाइन में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि वहां पर पुलिस का एक स्मारक होना चाहिए। पुलिस का स्मारक पुलिस के वीर गाथा को प्रदर्शित करते हुए उनकी विकास की कर्मिक यात्रा को भी आगे बढ़ाने का प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहास हमारी गौरव गाथा का एक पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर, आत्ममंथन करने का अवसर हम सबको देता है और उस अवसर से आने वाली पीढ़ी वंचित न हो, उसे रिप्लिका के माध्यम से, जहां हमें उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिल सकते हैं उसे हम वहां रखेंगे, नहीं होगा उसकी रिप्लिका ला करके वहां पे स्थापित करेंगे, जिससे वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी इसके बारे में जानकारी ले सके। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां पे ब्रिगेडियर वेंस और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस पूरे परिसर में, मैं गोरखा ब्रिगेड के चेयरमैन जनरल संजीव चौहान जी को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात की अनुमति दी कि यहां पर यह स्मारक बन सके, इसका भव्य स्वरूप और म्यूजियम बन सके, क्योंकि राज्य सरकार इसमें सहयोग करेगी। ये पूरी भूमि, ये पूरी प्रॉपर्टी गोरखा रेजिमेंट की है, गोरखा ब्रिगेड की है, तो गोरखा ब्रिगेड के लिए रहेगा। गोरखा ब्रिगेड के साथ साथ आम जनमानस, हर भारतीय युवा तो इसको देखेगा ही। ये क्षेत्र, ये गोरखपुर का कूड़ा घाट और उसके आसपास का क्षेत्र पूर्व गोरखा सैनिकों का निवास स्थान भी है। काफी बड़ी संख्या में यहां पर हजारों की संख्या में वे परिवार रहते हैं। उनको भी, उनकी पीढ़ियां भी इसके बारे में जानकारी लेंगी, इसमें आगे बढ़ने के लिए वे कार्य कर पाएंगे, देख पाएंगे, अपने पूर्वजों की गौरव गाथा को समझ पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे, उन स्मृतियों के लिए साक्षी बन पाएंगे। और ये गोरखा रेजिमेंट के लिए तो ये और भी गौरवशाली है
कि भारतीय सेना के पहले दो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जनरल बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान। ये दोनों गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए रहे हैं, गोरखा ब्रिगेड से ही ये लोग आगे बढ़े हैं। कारगिल युद्ध में अप्रतिम शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाले कैप्टन पांडे, मनोज पांडे, इसी गोरखा ब्रिगेड की ही देन रही है। और उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने लखनऊ के सैनिक स्कूल का भी नामकरण किया है। लखनऊ का सैनिक स्कूल का नामकरण कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि यह देश का पहला सैनिक स्कूल है, देश का पहला सैनिक स्कूल, जिस सैनिक स्कूल ने देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हम लोगों ने गोरखपुर में भी एक सैनिक स्कूल की स्थापना की है। राज्य सरकार के स्तर पर नया सैनिक स्कूल गोरखपुर में, भारतीय सेना में हमारे नौजवानों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हो, वे जा सकें, गौरव की अनुभूति कर सकें। याद रखना, 1947 के लक्ष्य को, शताब्दी संकल्प के, विकसित भारत के उस संकल्प के साथ हर भारतवासी जुड़ सके, इसके लिए हर भारतीय के मन में, हर नागरिक के मन में एक भाव पैदा होना चाहिए विकसित भारत का। और विकसित भारत का संकल्प पूरा तब होगा जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम भाव के साथ जब हर नागरिक कार्य करेगा, तो हम सभी लोग उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग अपने वीर सैनिकों के प्रति कुछ करने का प्रयास कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने तय किया, हम लोग पहले से 2017 में सरकार आने के बाद से ही हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर भारतीय सेना, हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस बल का कोई जवान युद्ध क्षेत्र में या देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए शहीद होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देती है। उस परिवार के एक नागरिक को, एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार में शासकीय सेवा में भी लेती है। उनके नाम पर उनके गांव के मार्ग का नाम या उनका कोई स्मारक गांव में बनाने का कार्य भी करती है। हम लोगों ने अभी प्रयास किया है कि अपने वीर सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हम उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। अग्निवीर की योजना में अगले वर्ष से जो अग्निवीर वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने ये व्यवस्था की है, उनके लिए 20% और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की व्यवस्था उनके लिए हम करने चाह रहे हैं। 20% जो आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम उन्हें स्थान देंगे, पीएससी में हम उन्हें स्थान देंगे, उन्हें कार्य करने का अवसर देंगे, आगे बढ़ने का अवसर देंगे। उनके जीवन की सुरक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, अगर वे देश को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ये सरकार देगी। और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। आज इस विश्वास के साथ मैं आज उन सभी वीर नारियों को भी, उन सभी पूर्व सैनिकों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ है। डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास करती है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मातृभूमि के लिए अपना बलिदान करने वाले सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए, गोरखा सैनिकों के इस शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट देते हुए आप सभी को इस युद्ध स्मारक के पुनर्विकास और म्यूजियम के शुभारंभ कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर मंच पर उपस्थित और इस पूरे प्रांगण में उपस्थित अपने सभी वीर सैनिकों को हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
सीएम योगी को सुन रहे थे आप गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि सीडीएस अनिल चौहान भी गोरखा सैनिकों ने हमेशा वीरता दिखाई। ये सीएम योगी ने ये कहा है अपने संबोधन में। भारतीय सेना का लोहा दुनिया ने माना है, ये सीएम योगी की ओर से कहा गया। गोरखा सैनिकों की बहादुरी विश्व प्रसिद्ध है, ये सीएम योगी ने कहा है। गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण होगा, ये भी सीएम योगी ने कहा। गोरखा सैनिकों ने अलग अलग मोर्चों पर काम किया है। गोरखा सैनिकों ने हमेशा वीरता दिखाई है, ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और गौ सेवा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद जनता दर्शन में जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने गीजा में 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने गौ सेवा कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में भक्तों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम में यहाँ दूर दराज से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने हर शिकायत को ध्यान से सुना और अधिकारियों को पारदर्शी और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर न्याय मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिन के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सड़क, बिजली, जलापूर्ति और आधारभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सीएम ने कहा कि गोरखपुर तेजी से औद्योगिक हब बन रहा है और ये पूरे पूर्वांचल के लिए विकास का केंद्र बनेगा। साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ने 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। और पुलिस के आरक्षी पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर जनपद से भी काफी बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती हुई। आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। आप लोग उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करिए कि आपका पुत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बना है। वह सुरक्षा का माहौल देगा, इसके लिए उसके परिवार के साथ उसका संबल बांधे। ये जो कुछ भी किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक विकसित भारत के लिए, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब गोरखपुर विकसित होगा, देवरिया विकसित होगा, कुशीनगर विकसित होगा, महाराजगंज विकसित होगा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया ये विकसित होंगे। जब पिपरोली विकसित होगा, जब एक एक गांव आत्मनिर्भर बनेगा, उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर जनपद को, हर गांव को, हर नगर निकाय को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे हर चेहरे पर खुशहाली लाना है, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देनी है, हर व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है।
याद करिए इनके समय में चौथ वसूली जाती थी उद्यमियों से, व्यापारियों से। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति करता है। जिस तरह बिहार में विपक्ष ने खुले मन से देश के पीएम को गाली दी, उसी क्रम में यहाँ की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हमें चाहिए, तब हमें विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए। शताब्दी संकल्प का ये हमारा मंत्र बनेगा और उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि गीडा का ये जो निवेश हो रहा है, ये निवेश उस संकल्प को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी का हिस्सा है। और ये तब आता है जब प्रयास किए जाते हैं, जब सकारात्मक सोच आती है। नकारात्मक सोच से नहीं आती, गाली गलौज से नहीं आती। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अवांछनीय है। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है और शोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम कुछ दिनों के बाद इसी सितंबर महीने में हम शारदीय नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे। जगत जननी मां भगवती मां दुर्गा की पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ेंगे। हम दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती में हमें एक बात का उल्लेख बार बार हमें करने को मिलता है कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति, यानी कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के मंच से हुआ है, यह भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, हर मां का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। और मुझे लगता है कि भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को स्वीकार नहीं कर सकता है। नया भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए, एक सकारात्मक माहौल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे, हम हार को स्वीकार करते थे। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये विपक्ष का इंडी गठबंधन की ये नकारात्मक राजनीति तुष्टीकरण की हद तक जाकर के देश को गुलामी की ओर धकेलने की राजनीति है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा न केवल धार्मिक और सामाजिक महत्व का रहा, बल्कि विकास परियोजनाओं के जरिए पूर्वांचल की प्रगति को नई दिशा भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बख्शी तालाब के इंदौरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय गौशाला का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने गौशाला के संचालन और पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के बख्शी तालाब क्षेत्र के इंदौरा गांव में कैबिनेट धर्मपाल सिंह ने गौशाला का दौरा किया। उन्होंने गौशाला में गौवंश की संख्या, चारा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और सफाई का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि योगी सरकार पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और गौशालाओं को आधुनिक बनाने पर काम चल रहा है। योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में
हमारे अधिकारी जाकर प्रमुख सचिव से लेकर सीबीओ तक सबको जिम्मेदार बनाया गया है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 30 रुपए प्रति गाय मिलता था भरण पोषण का, अब उसको 50 रुपए कर दिया है। लेकिन अभी गौशालाओं में सुधार नहीं है, बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है। मैंने संबंधित अधिकारियों को और जो प्रधान जी देख रहे हैं उनको, केयरटेकर को ठीक भी 8,000 रुपए तक देने का काम किया जा रहा है। तो गौशालाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। और इसमें क्योंकि जो ग्राम पंचायत की जमीनें हैं उन पर हरा चारा बोने की आवश्यकता है, जो गोचर भूमियां चरागाह की जमीनें हैं उनमें हरा चारा बोने की आवश्यकता है। हरा चारे की उपलब्धता है नहीं। ब्लॉक में बीडीओ को भी कहा है, प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी, संबंधित अधिकारी मिलकर सुधार में काम करें। निरीक्षण के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला में किसी प्रकार की कमी न रहे और पशुओं को उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं का विकास किसानों और पशुपालकों के लिए लाभकारी होगा। बख्शी तालाब क्षेत्र जो लखनऊ का एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है, उसमें ऐसी पहल से स्थानीय लोगों में उत्साह है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने चारा आपूर्ति में देरी की शिकायत भी की, जिस पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। लखनऊ के इंदौरा गांव में मंत्री धर्मपाल सिंह का दौरा गौशाला विकास और पशु कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे क्षेत्र में ग्रामीणों को नई उम्मीद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। छप्पनवीं काउंसिल जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ने की। इस बैठक में सरकार ने 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। अब जीएसटी की दरें मुख्य रूप से 5% और 18% की होंगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मौजूदा 4 स्लैब सिस्टम को सरल बनाते हुए 12% और 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है। अब अधिकांश वस्तुओं पर 5% और 18% की दरें लागू होंगी। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे, जो नवरात्रि का पहला दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन। अब जीएसटी में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी, वह 40% तक के कर दायरे में उन्हें रखा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस भाषण में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा स्लैब को रीस्ट्रक्चर कर टैक्स बोझ कम करना था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से जो वादा किया था, 15 अगस्त 2025 को लाल किले प्राचीर से संबोधित करते हुए देश की जनता को
कि टैक्स के जीएसटी दरों में बदलाव आएगा और मात्र 20 दिनों के अंदर माननीय मोदी जी ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बड़ा सौगात देने का काम किया है। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी लगभग समाप्त कर दी गई है या कम कर दी गई है और जो मध्यम वर्गीय परिवारों में जैसे वातानुकूलित संयंत्र, एसी या बिजली के अन्य उपकरण, एलसीडी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हम लोग खरीदते थे, मिक्सी खरीदते, उस पर भी टैक्स की दरों में भारी कमी की गई है। और इसके अलावा जो माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से जो बच्चों की पटरी पेंसिल किताबें थी उस पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है, मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से। और ये बहुत बड़ी सौगात माननीय मोदी जी ने देने का काम किया। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वास्तव में वो गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान है। अब माँ का सम्मान हम सबको करना चाहिए, साथ ही साथ क्योंकि बैंकिंग प्रणाली सबसे पहले जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो आम आदमी बैंकिंग प्रणाली से दूर था, खाता नहीं खुलता था बिना पैसे के। आज उस आम आदमी का, गरीब आदमी का बैंक में हर एक का खाता है और पैसा भी बैंक की प्रणाली से वो जुड़ा हुआ है। और आज जिस तरीके से जीएसटी स्लैब में जो बदलाव किया है, इस बदलाव से आम नागरिक, गरीब, सब जो नागरिक सुविधाएं हैं उनमें भी लाभ मिलेगा। छोटे रोजमर्रा की जो चीज़ें थी उस जीएसटी में 0 से लेकर 10% और 12% तक छूट देने का काम किया है। इससे जनजीवन खुशहाल अनुभव कर रहा है। जीएसटी सुधारों में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी, जो आम आदमी से लेकर उद्योगों तक सभी को लाभ पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहें सूर्या समाचार।